हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेद प्रकाश पांडे। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। बेसिक से समझेंगे इस सब्जेक्ट को, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं इत्यादि। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये सब अच्छे से समझ में भी आ जाए और साथ ही इस विषय में आपकी रुचि भी बढ़े। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इस वीडियो में हम इसके 3-4 पॉइंट्स पे बात करेंगे। जैसे पहला है, अर्थशास्त्र क्या है। अथवा इसकी उत्पत्ति, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, या अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा, अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं अथवा यह कैसे उपयोगी है। और तीसरा पॉइंट होगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा यानी डेफिनेशन। और चौथा पॉइंट होगा, इसका प्रकार या वर्गीकरण, इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन या इसका प्रकार। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स होंगे इस वीडियो में, जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र का अर्थ या उत्पत्ति या अर्थशास्त्र क्या है। तो ये तीनों बातें ही इस पॉइंट पे हम जानेंगे। तो बात करें अर्थशास्त्र के अर्थ की, तो अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? अर्थ, जिसका मतलब होता है धन, और दूसरा है शास्त्र, जिसका मतलब होता है विज्ञान अथवा अध्ययन। तो इस तरह से अर्थशास्त्र का अर्थ होता है धन का अध्ययन, धन का विज्ञान या धन का अध्ययन। इंग्लिश के वर्ड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें पहला है इको, जिसका मतलब होता है होम, और दूसरा है नोमोस, इसका मतलब होता है अकाउंट। तो इस तरह से इको और नोमोस ये दोनों ही एक अर्थ देते हैं जो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है इको, जिसका मतलब होता है होम, और दूसरा नोमोस, जिसका मतलब होता है अकाउंट। और ये दोनों हाउस होल्ड मैनेजमेंट के अर्थ को रिफ़र करते हैं। और ऐसे ही माना जाता है एक और कि इकोनॉमिक्स 2 और ग्रीक वर्ड्स से मिलकर बना है, जो है पहला है ओइकोस, जिसका मतलब होता है हाउस या हाउस होल्ड, और दूसरा है
नीमेन, इसका मतलब होता है टू मैनेज या कंट्रोल। और इनका जो अर्थ होता है वो होता है टू मैनेज अ हाउस होल्ड। तो इनका मीनिंग भी सेम उसी टाइप का है, टू मैनेज अ हाउस होल्ड, या इसको साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी कहते हैं। साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि इकोनॉमिक्स, जो हिंदी का जो अर्थशास्त्र शब्द है वो संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अर्थ, जिसका मतलब होता है धन, और दूसरा है शास्त्र, जिसका मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन। तो इस तरह से अर्थ और शास्त्र दोनों मिलकर, दोनों का अर्थ होता है धन का अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का मतलब यहाँ पे निकाला गया है धन का अध्ययन। और इसके अलावा इकोनॉमिक्स जो इंग्लिश का वर्ड है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से मानी गई है, जो है पहला है इको, इसका मतलब होता है होम, और दूसरा है नोमोस, इसका मतलब होता है अकाउंट। तो इस तरह से इन दोनों को मिलाकर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और इसके बाद एक और यहाँ पे मत है कि इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति ग्रीक के दो शब्दों, जिनमें पहला है ओइकोस, इसका मतलब होता है हाउस या हाउस होल्ड, और दूसरा है नीमेन, इसका मतलब होता है टू मैनेज और कंट्रोल। तो इन दोनों से मिलकर इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति भी हुई है, ऐसा माना जाता है। और इन दोनों का अर्थ जो होता है वो है टू मैनेज अ हाउस होल्ड, या इसको साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने अर्थशास्त्र का मीनिंग यहाँ पे देखा, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है वो भी हमने देखा। अब आगे देखते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, और इनकी एक पुस्तक जो है 1776 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इनके इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही आधुनिक अर्थशास्त्र का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। और इस विज्ञान के, जो कि अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र के जन्म के समय से 19वीं शताब्दी के मध्य तक यह राज्य अर्थव्यवस्था या राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से ही जाना जाता रहा। कौन? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जो है वो पहले पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता रहा। फिर 1890 में 1890 ईस्वी में मार्शल की एक बुक आई। मार्शल जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, उनकी बुक आई जिसका नाम है
प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इनकी पुस्तक आई 1890 में मार्शल की, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से। तो इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही इस शास्त्र का यानी अर्थशास्त्र का नाम अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र के सिद्धांत हो गया। तो इस तरह से हमने समझा कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ क्या है, यानी अर्थशास्त्र क्या है। इसी संबंध में अल्फ्रेड मार्शल ने एक अर्थशास्त्र के बारे में अपना विचार दिया था, जिसे आगे देखते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे सामान्य कारोबार का क्या मतलब होता है? यहाँ पर सामान्य कारोबार का मतलब होता है आर्थिक क्रिया से। आर्थिक क्रिया मतलब धन संबंधी क्रियाएं। जैसे अगर आप उपभोक्ता हैं तो आप वस्तुओं को खरीदेंगे, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदेंगे। अगर आप विक्रेता हैं तो अपने लाभ के लिए वस्तुओं को बेचेंगे। ऐसे ही अगर आप उत्पादक हैं, किसान हैं या विनिर्माण से संबंधित हैं तो आप उत्पादन करेंगे। तो ये सभी क्रियाएं जो हैं ये सभी आर्थिक क्रियाएं ही हैं। तो यहाँ पे सामान्य कारोबार से मतलब इन आर्थिक क्रियाओं से ही लगाया जाता है। तो इस तरह से हमने अपना पहला पॉइंट डिस्कस किया। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है कि अर्थशास्त्र को क्यों पढ़ते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थशास्त्र हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो इसको हम समझेंगे इसमें। देखिए, आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में सुना होगा। अलादीन जब भी और जो भी वस्तु चाहता था उसे अपने जादुई चिराग को रगड़ना पड़ता था और तुरंत ही उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक जिन्न प्रकट हो जाता था। तो जब वह रहने के लिए एक महल की इच्छा करता तब जिन्न उसी क्षण उसके लिए महल बना देता था। वास्तविक जीवन में हम अलादीन की तरह भाग्यशाली नहीं हो सकते। हालांकि हमारी इच्छाएं उसी की तरह असीमित हैं, परंतु हमारे पास कोई जादुई चिराग नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि यदि आपके पास जेब खर्च के लिए अधिक पैसे होते तो आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते थे, यानी आप जो चाहते वो खरीद सकते थे। लेकिन आपका जेब खर्च सीमित होता है, यानी जेब खर्च जो है वो आपको एक निश्चित समय के लिए निश्चित मात्रा में मिलता है। आपको उसी में से अपनी सभी ज़रूरतों को पूरा करना होता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप उन्हीं वस्तुओं को खरीदेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। यानी जिन वस्तुओं को आप सबसे ज़्यादा आवश्यक मानते हैं उन्हीं वस्तुओं को चुनेंगे, उन्हें ही खरीदेंगे उन पैसों में। यही अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अभावों का सामना करते हैं,
क्योंकि जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं उनकी उपलब्धता सीमित होती है। यानी उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वो क्या है, सीमित होते हैं। और साथ ही इन संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग भी होता है। यानी एक तो ये संसाधन निश्चित होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, सीमित होते हैं, और दूसरा इनका उपयोग भी वैकल्पिक होता है। यानी इनका उपयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं, या फिर कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, या फिर कई रूप में कर सकते हैं, जिससे हम अपनी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अब ये तय हमको करना होगा कि इसे कहाँ उपयोग करना है और कितनी मात्रा में करना है। तो अर्थशास्त्र हमें यही सिखाता है कि हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संसाधन उपलब्ध हैं वो एक तो सीमित मात्रा में है, दूसरे उनका उपयोग वैकल्पिक है। तो हम उनका प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें, ये हमें अर्थशास्त्र से सीखने को मिलता है। इसको एक उदाहरण में समझें हम, तो जैसे भूमि है। भूमि क्या है, एक संसाधन है। उर्वरक, ये भी एक संसाधन है। तो भूमि का प्रयोग जो है हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि दुकान बना सकते हैं, वहाँ पे उस भूमि पर दुकान बना सकते हैं, मॉल बनवा सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेत के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, या वन का विकास कर सकते हैं उस पर। ऐसे ही उर्वरक की बात करें तो उर्वरक को हम खाद्य पदार्थ में यूज कर सकते हैं, खाद्य पदार्थ के लिए, या फिर इसका प्रयोग हम रबर के उत्पादन के लिए कर सकते हैं, कपास के उत्पादन के लिए कर सकते हैं, जूट के उत्पादन के लिए कर सकते हैं, इत्यादि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूमि भी निश्चित मात्रा में, सीमित मात्रा में मिली हुई है हमको, और उर्वरक भी सीमित मात्रा में होते हैं। यानी इन दोनों की उपलब्धता सीमित होती है, और साथ ही इनका प्रयोग वैकल्पिक होता है। यानी इन्हें हम विभिन्न तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही बात करें अर्थशास्त्र के अध्ययन की, तो अर्थशास्त्र के अध्ययन को प्रायः 3 भागों में बांटा जाता है, जिनमें पहला होता है उपभोग, और दूसरा होता है उत्पादन, और तीसरा है वितरण। यानी इन तीनों से संबंधित अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। तो बात करें उपभोग की, तो इसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप दुकान पे जाते हैं या फिर आप मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न वस्तुएं रहती हैं। कपड़ा होता है, स्पोर्ट्स के सामान होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं। अब आप वहाँ जाएंगे मान लीजिए, तो आप सोच रहे हैं क्या खरीदूं और क्या छोड़ दूं। तो ये कौन सा अध्ययन हुआ, तो ये उपभोग का अध्ययन हुआ। ऐसे ही उत्पादन की बात करें, तो मान लीजिए अगर आप किसान हैं, तो आप ये सोचेंगे कि उत्पादन क्या करें। तो ये जो है, ये उत्पादन का अध्ययन हो गया। ऐसे वितरण की बात करें,
तो राष्ट्रीय आय या कुल आय जो देश में उत्पादन से प्राप्त होती है, मजदूरी, लाभ तथा ब्याज को कैसे वितरित किया जाता है, यह वितरण का अध्ययन हो गया। तो ऐसे ही बात करें आधुनिक अर्थशास्त्र में, और हाँ, यहाँ पे ये अर्थशास्त्र में इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, तो इसका मतलब बस यही नहीं है कि बस इन्हीं तीनों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा सोचना संकुचित दृष्टिकोण हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र धन के अलावा, उपभोग, उत्पादन, वितरण के अलावा भी बहुत कुछ सिखाता है हमें, और इसमें बहुत कुछ और भी है जिनका अध्ययन किया जाता है। जैसे आधुनिक अर्थशास्त्र में देश की कुछ आधारभूत समस्याओं को भी विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है, उनका अध्ययन। जैसे मान लीजिए आप यह जानना चाहेंगे कि हमारे समाज के कुछ परिवारों के पास दूसरों की अपेक्षा अधिक आय अर्जित करने की क्षमता क्यों और कितनी होती है। तो इस तरह से हम आय में असमानता या आय की असमानता का अध्ययन भी इसके अंतर्गत करते हैं। और हमारे देश में आप ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे देश में कितने लोग वास्तविक रूप से गरीब हैं, कितने मध्यम वर्ग के हैं और कितने लोग अपेक्षाकृत धनी हैं। तो गरीबी का अध्ययन भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इनके कारणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिनसे इसे गरीबी को दूर करने के लिए नीतियां बनाई जा सकें। ऐसे ही और भी, जैसे साक्षरता भी इसमें आ जाएगा। यानी हमारे देश में साक्षरता की स्थिति कैसी है, या निरक्षर लोग कितने हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है, कितने लोग बहुत अधिक शिक्षित हैं जिन्हें अच्छी नौकरियों के अवसर प्राप्त होंगे, इत्यादि। तो इस तरह से हम इन कमियों के कारणों का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत, जिससे इसके लिए, इन्हें दूर करने के लिए नीतियां बना सकें। तो इस तरह से आधुनिक अर्थशास्त्र में उन सभी मूलभूत कौशलों का समावेश किया जाता है जो कई प्रकार के उपयोगी अध्ययन के लिए आवश्यक हैं, जैसे निर्धनता की माप, आय का वितरण, आय अर्जन के अवसरों का शिक्षा से संबंध, और इसमें पर्यावरण संबंधी आपदाओं या विपदाओं का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, उससे संबंधी अध्ययन भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अर्थशास्त्र किस प्रकार से उपयोगी है हमारे लिए और देश के लिए, इसमें क्या अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है परिभाषा, यानी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अगले पेज पर देखते हैं इसको। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी परिभाषा को हम मुख्य रूप से 5 वर्गों में बांट सकते हैं। देखिए, जैसे
पहला हो जाएगा वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, यानी धन केंद्रित परिभाषा। और दूसरा हो जाएगा कल्याण केंद्रित परिभाषा, यानी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन, कल्याण केंद्रित परिभाषा। और तीसरा हो जाएगा दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, यानी स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। तीसरा हो गया। चौथा है आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा, विहीनता केंद्रित परिभाषा। इसके बाद पांचवा है विकास केंद्रित परिभाषा, तो इस तरह से इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला है वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन, यानी धन केंद्रित परिभाषा। दूसरा है कल्याण केंद्रित परिभाषा, यानी वेलफेयर सेंटर्ड डेफिनेशन। और तीसरा है दुर्लभता केंद्रित परिभाषा, यानी स्कार्सिटी सेंटर्ड डेफिनेशन। और चौथा है आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा, यानी वह परिभाषा जो आवश्यकता विहीनता पर केंद्रित है, यानी वांटलेसनेस सेंटर्ड डेफिनेशन। और इसके बाद पांचवा है विकास केंद्रित परिभाषा, यानी वो परिभाषाएं जो विकास पर केंद्रित हैं उन्हें इसके अंतर्गत रखा गया है, यानी डेवलपमेंट सेंटर्ड डेफिनेशन। तो इसमें बात करें कि किस अर्थशास्त्री ने कौन सी परिभाषा दी है, तो धन केंद्रित परिभाषा जिन अर्थशास्त्रियों ने दी है उनमें आते हैं, पहला है एडम स्मिथ, और दूसरा अर्थशास्त्री का नाम जेबी से, तीसरे हैं जेएस मिल, चौथे अर्थशास्त्री हैं वाकर, पांचवें हैं केयरनेस, और छठे हैं सिडनी चैपमैन। तो ये जो 6 अर्थशास्त्री हैं इन्होंने धन केंद्रित परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की। ऐसे ही कल्याण केंद्रित परिभाषा जिन्होंने दी है उनमें है पहला अल्फ्रेड मार्शल हैं, मार्शल, और दूसरा पीगू, तीसरे अर्थशास्त्री हैं कैनन, और चौथे हैं पेंसन। और दुर्लभता केंद्रित परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों में पहले हैं रॉबिन्स, दूसरे अर्थशास्त्री हैं स्टिगलर, इसके बाद है आवश्यकता विहीनता केंद्रित परिभाषा, ये दिया है जे के मेहता ने।
और लास्ट है विकास केंद्रित परिभाषा। इसमें आते हैं सैमुअल्सन, और दूसरा हेनरी स्मिथ, तीसरे हैं केजी सेठ, और चौथे अर्थशास्त्री हैं पीटरसन। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को इन मुख्य 5 भागों में बांटा गया है, और जिनसे संबंधित अर्थशास्त्री इस प्रकार हैं। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी काम कर सकता है, याद रहेगा तो। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ दिया कि अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है, किस अर्थशास्त्री ने कहा है, और वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जेके मेहता, रॉबिन्स, स्टिगलर, और चौथा ऑप्शन दे दिया सैमुअल्सन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सैमुअल्सन ने विकास केंद्रित परिभाषा दिया है अर्थशास्त्र का, यानी आंसर क्या होगा, सैमुअल्सन हो जाएगा। तो सैमुअल्सन ने क्या कहा है, सैमुअल्सन ने कहा है कि अर्थशास्त्र विकास का शास्त्र है। इसी तरह से एक अर्थशास्त्र की प्रसिद्ध परिभाषा है, वो है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये किसने कहा है, तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा है। यहाँ देखिए, धन केंद्रित परिभाषा अर्थशास्त्र की किसने दी थी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ऐसे ही रॉबिन्स ने दुर्लभता केंद्रित परिभाषा दी है अर्थशास्त्र की। तो रॉबिन्स की परिभाषा क्या है, रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ या सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इस परिभाषा में आ गया दुर्लभता या सीमित साधन। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिभाषा दुर्लभता केंद्रित परिभाषा है, और इस परिभाषा को रॉबिन्स ने दिया है। अब इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट बचा है, जो कि लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स का वर्गीकरण या उसके प्रकार। तो इकोनॉमिक्स को क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म या व्यष्टि। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत
व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है ये बृहद अर्थशास्त्र है। इसके अंतर्गत अन्य सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मान लीजिए एक व्यक्ति या एक फर्म का अध्ययन किया जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक देश का अध्ययन किया जाएगा या एक देश के फर्मों का या वहाँ के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल हो जाएगी। राष्ट्र की आय, रोजगार, निर्धनता इत्यादि इन सभी पहलुओं का, इन सभी टॉपिक्स का जो है अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जन्मदाता जो हैं वो मार्शल माने जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक मार्शल को माना जाता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कीन्स को माना जाता है। तो इस तरह से हमने अर्थशास्त्र के मीनिंग को, इकोनॉमिक्स के मीनिंग को, इसकी उत्पत्ति को, ओरिजिन, और अर्थशास्त्र क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, यह कैसे उपयोगी है, इसकी परिभाषाएं क्या हैं, किस अर्थशास्त्री ने किससे संबंधी परिभाषा दिया है इसका, और इसका क्लासिफिकेशन क्या है इत्यादि, इन सभी बातों पे हमने यहाँ पे चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं ये सभी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इस वीडियो के बारे में अपने विचार आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।